अल्जाइमर्स एक बीमारी है जो एक व्यक्ति को की जीवन को तो अफेक्ट करती ही है, उसके पूरे परिवार के जीवन को अफेक्ट करती है। वो कभी अग्रेसिव हो जाता है, चिल्लाने लगता है या सस्पिशियस हो जाता है, अपने बेटे को, अपनी वाइफ को ही नहीं पहचानता। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट ही पुलिस कंप्लेंट लिखा दी। उनको टॉयलेट ले जाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए भी किसी आदमी की जरूरत पड़ती है। आजकल ओवरवर्क, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के कारण हमारे ब्रेन पे लोड बहुत बढ़ गया है। आप समझिए कि एक 4 GB का फ़ोन है, उसमें 6 GB का डेटा स्टोर्ड है, तो वो फ़ोन मैल फंक्शन करने लगेगा। अल्जाइमर्स का पहला लक्षण होता है वर्ड भूल जाना। जैसे एक अल्जाइमर्स के मरीज को एक ग्लास चाहिए, वो बोलेगा कि वो जिसमें पानी होता है वो दे दो। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ओबीज हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब लोगों का अल्जाइमर्स होने का रिस्क सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। बॉडी बनाने के लिए जिम में जाके डंबल्स उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मॉडर्न दुनिया में अपने ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो अल्जाइमर्स को ख़त्म कर सकती है। अल्जाइमर्स ये एक ऐसा शब्द है जिसको जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनने लगती है बड़े बूढ़ों की, जो धीरे धीरे अपनी याददाश्त भुलाते जा रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ ही। आजकल ये प्रॉब्लम्स बूढ़े लोगों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे होता है, जिसके जरिए हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं इस बीमारी को लेकर। तो इसी के बारे में आज विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हैं, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं और चीफ ऑफ न्यूरोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल हैं। वेलकम डॉक्टर, हमारे एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर, हमारे पास लिस्ट ऑफ कुछ क्वेश्चन है अल्जाइमर्स को लेकर के, जिसमें ये जो बीमारी है आजकल कितनी बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है, इसके कारण और इलाज क्या है, उन सभी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आखिर ये अल्जाइमर जो बीमारी है ये क्या है, हमारे दिमाग को कैसे असर डालती है, हमारे दिमाग पर, उसके बारे में प्लीज बताइए। देखिए, अल्जाइमर्स एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्रेन की डिजेनरेशन होने लगती है, ब्रेन के सेल्स खराब होने लगते हैं, जिससे ये डिजीज होती है। तो ब्रेन में एमेलॉइड बीटा नाम का एक प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, जो सेल्स के बीच में होने वाली बातचीत या उनके तालमेल को खराब कर देता है और धीरे धीरे सेल्स कम होने लगते हैं। तो हमारे को याद रखने के लिए जो ब्रेन से एबिलिटी चाहिए, वो सेल्स और सेल्स के बीच की बातचीत खत्म होने से खराब हो जाती है। तो हमें मेमोरी लॉस होने लगता है, हमारी जजमेंट, हमारा बिहेवियर, हमें स्पेस में क्या चीज़ कहाँ पे रखी है याद रखना, ये सब खराब होने लगता है। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्स डीजनरेट होते जाते हैं, ये प्रोग्रेस करती जाती है। ठीक है, तो दूसरा सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बीच में डिफरेंस नहीं देख पाते हैं, कि कई लोगों को लगता है कि दोनों सेम है। सेम तो नहीं है, तो क्या डिफरेंस है अल्जाइमर्स और डिमेंशिया के बीच में? भूलने की बीमारी जो प्रोग्रेस करती है और आदमी के जीवन को अफेक्ट करने लगती है, उसको हम क्लासिकली डिमेंशिया बोलते हैं। अल्जाइमर्स सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है। और कई तरह के और डिमेंशिया हो सकते हैं, जैसे वैस्कुलर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, डिमेंशिया विद लीव बॉडी डिजीज। तो और तरह के भी डिमेंशियाज हैं, और जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया है वो अल्जाइमर्स है। ओके, ठीक है। तो कितनी खतरनाक ये बीमारी हो सकती है? बहुत सारे लोगों को, मतलब अगर किसी को घर में हो चुकी है ये बीमारी, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं लोग। तो अल्जाइमर्स बीमारी कितनी ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, अल्जाइमर्स बीमारी 2 कारणों से बहुत खतरनाक है। एक तो व्यक्ति अपने आप को ही खो देता है, उसे याद नहीं रहता कि उसने क्या चीज़ कहाँ रखी है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, साइन करना भूल जाता है, तो व्यक्ति अपना जीवन ही खो देता है। पहला तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी भूल जाता है, अपने बेटे को, अपनी वाइफ को ही नहीं पहचानता। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारे बिहेवियर चेंजेस ले आता है। वो कभी अग्रेसिव हो जाता है, चिल्लाने लगता है या सस्पिशियस हो जाता है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ के अगेंस्ट ही पुलिस कंप्लेंट लिखा दी। तो इन चीज़ों के कारण से फैमिली में बहुत डिस्ट्रेस होने लगता है। तो अल्जाइमर्स एक बीमारी है जो एक व्यक्ति को की जीवन को तो अफेक्ट करती ही है, उसके पूरे परिवार के जीवन को अफेक्ट करती है।
ओके। तो अल्जाइमर से जैसे ही दिमाग में ये शब्द सुनाई देता है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ बड़े बूढ़ों से रिलेटेड ये बीमारी है, उन्हीं को हो सकती है, लेकिन आजकल बहुत कम लोगों में भी, मतलब जो कम एज ग्रुप के लोग हैं उनमें भी शायद ये बीमारी बढ़ने लगी है। तो किस एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है या सिर्फ बड़े बूढ़ों में ये बीमारी होती है? देखिए, अल्जाइमर्स डिजीज का जो इंसिडेंस है वो 65 ईयर्स के बाद बढ़ता जाता है, पर क्योंकि हमारे देश की जो लॉन्जेविटी है, एवरेज एज है, वो बढ़ रही है, तो हर दशक में 70 to 80, 80 to 90, 90 के ऊपर ये इंसिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है और 90 के ऊपर लगभग 40-50% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। यंग लोगों को ये बीमारी नहीं होती, पर आजकल यंग लोगों में भी भूलने की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, पर थैंकफुली वो डिमेंशिया नहीं है, उसे हम सूडो डिमेंशिया बोलते हैं, डिमेंशिया जैसा दिखने वाला पर डिमेंशिया नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे आप प्लीज? देखिए, आजकल ओवरवर्क, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल के कारण हमारे ब्रेन पे लोड बहुत बढ़ गया है। आप समझिए कि एक 4 GB का फ़ोन है, उसमें 6 GB का डेटा स्टोर्ड है, तो वो फ़ोन मैल फंक्शन करने लगेगा। तो हमारे दिमाग पे प्रेशर्स बहुत बढ़ गए हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, सारा दिन सोचते हैं, सोशल मीडिया ने हमारा मेंटल स्पेस ग्रैब कर लिया है, तो लैक ऑफ अटेंशन, ओवरवर्क के कारण हमारा ब्रेन मैल फंक्शन करने लगता है, जो कि ब्रेन में डीजनरेशन नहीं करता शॉर्ट टर्म में, तो वो रिवर्सिबल होता है। जैसे ही हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इन सब चीज़ों पे भी हमें काफ़ी ध्यान देना, क्योंकि अक्सर मतलब जैसा आपने कहा कि अक्सर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है, लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हैं लोग, इवन सोशल मीडिया का भी यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, तो आसपास की चीज़ों की वजह से भी हो जाता है। तो एक और सवाल यही रहेगा अल्जाइमर से रिलेटेड कि इसके सिम्टम्स क्या हैं अगर किसी को अल्जाइमर्स हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये चीज़ें तो आम होती रहती हैं, लेकिन अल्जाइमर्स के एग्जैक्टली क्या लक्षण हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पे ये कहावत है, बूढ़ा सठिया आ गया है कि 60 के बाद ब्रेन उतना अच्छा काम नहीं करेगा, पर वो नॉर्मल है। जब ये लक्षण हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरफियर करने लगते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं ये अल्जाइमर्स है। आमतौर पे कोई पेन रखकर, चाबी रख के तो कोई भी भूल जाता है, पर अल्जाइमर्स का पहला लक्षण होता है वर्ड भूल जाना। जैसे एक अल्जाइमर्स के मरीज को एक ग्लास चाहिए, तो वो बोलेगा कि वो जिसमें पानी होता है वो दे दो, या उसे पेन चाहिए तो वो बोलेगा वो जिससे लिखते हैं वो पेन नहीं बोल पाएगा। दूसरी डिफिकल्टी होती है नाम भूल जाना, वो लोगों के नाम भूल जाते हैं। फिर धीरे धीरे से क्या खाया था, क्या डेट है, घर में कौन सा कमरा कहाँ पर है, मेरे घर का रास्ता कहाँ पर है, पैसे की कैलकुलेशन कैसी है, ये सब भूलने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, अल्जाइमर्स में नई मेमोरीज अफेक्ट होती हैं, मतलब आज जो हो रहा है उसकी याददाश्त अफेक्ट होती है। हम ट्रेडिशनली याददाश्त को जज करते हैं पुरानी याददाश्त से, तो हो सकता है आप एक अल्जाइमर्स के, अर्ली अल्जाइमर्स के मरीज से पूछेंगे आपकी शादी की क्या डेट है, तो वो उस दिन की पूरी कहानी आपको एक फिल्म की तरह सुना दें, क्योंकि अल्जाइमर शुरू में पुरानी मेमोरीज को अफेक्ट नहीं करता, आगे जाके उसे भी अफेक्ट करने लगता है। शुरू में वो नई मेमोरीज को अफेक्ट करता है और अल्जाइमर्स में लर्न करने की एबिलिटी चली जाती है, वो नई चीज सीख नहीं पाते। तो आपने जैसे बताया कि अचानक से लोग अपने घर का पता भूल जाते हैं, तो जैसे अल्जाइमर का कोई जैसे अटैक आता है अचानक से कि भूल जाते हैं, या धीरे धीरे वो ग्रेजुअली होते ही रहते हैं? ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है जो हफ्तों, महीनों और सालों के ऊपर धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। तो पहले नाम भूले, फिर छोटी मोटी चीज़ें भूलने लगे, फिर जो लोग कभी कभी मिलते हैं उनको भूलने लगे, फिर वो कुछ साल में इस लेवल तक आ जाती है कि अपने सन को ही भूल जाते हैं, उसको मिस रिप्रेजेंट करने लगते हैं, पहले कहाँ गए थे वो भूल गए। फिर इवेंचुअली जब डिजीज प्रोग्रेस करती है तो अपने घर के कमरे भी भूल जाता है आदमी। तो इस तरह से डिजीज में प्रोग्रेशन होती है। तो इसका कोई इलाज है अल्जाइमर्स का? आज कोई अवेलेबल है इलाज जिससे ठीक किया जा सकता है, या अगर घर में किसी को अल्जाइमर्स हो चुके हैं तो क्या देखभाल हम लोग उस फैमिली मेंबर की कैसे कर सकते हैं? देखिए, दो पार्ट्स हैं इसके। अल्जाइमर्स का कोई फिक्स इलाज नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं है जो अल्जाइमर्स को ख़त्म कर सकती है, पर क्योंकि अल्जाइमर्स में ब्रेन के ट्रांसमीटर्स में डैमेज होती है और वो कम होने लगते हैं, तो हम ऐसी दवाएं दे सकते हैं जो ब्रेन के ट्रांसमीटर्स को पूरा करती हैं और मेमोरी को बढ़ा सकती हैं, ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा सकती हैं। दूसरा, अल्जाइमर से होने वाले बिहेवियर चेंजेस को, जो बदलाव हैं, उन्हें बेटर कर सकते हैं। कोई अग्रेसिव है तो उसे बेटर कर दे, उसे नींद नहीं आ रही है तो उसे ठीक कर दे,
किसी कोई बिल्कुल ही उदास हो गया है तो उसे बेटर कर दे, तो वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो जो इलाज की बात की हम लोगों ने, तो इलाज का प्रोसेस क्या है? इसके साथ ही क्या बहुत दिनों तक चलता है या कोई स्पेशल केयर करनी पड़ती है अपने घर वालों की, अगर किसी को अल्जाइमर्स हो गया घर में तो? इलाज मैम लाइफ लॉन्ग चलता है, क्योंकि बीमारी समय के साथ बढ़ती जाती है, तो दवाई लाइफ लॉन्ग चलेगी। पर जैसे जैसे व्यक्ति के अंदर बदलाव आएंगे तो दवाई में भी बदलाव आएंगे। दूसरे घर वालों को एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो सस्पिशियस हो जाते हैं या बुरा भला बोलने लगते हैं, तो हमें उन्हें सिखाना पड़ता है, क्योंकि इनको इंसाइट नहीं है, ये समझ नहीं रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। और दूसरी बड़ी चीज होती है कि अल्जाइमर्स के लोगों को ये नहीं याद रहता कि वो खुद भूल रहे हैं। वो बोलते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें समझाना पड़ता है रिलेटिव्स को कि इनकी बात का बुरा ना माने, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, इनकी बीमारी को समझें, कैसे बिहेवियरल प्रॉब्लम से डील करना है। तो वो फैमिली की एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अल्जाइमर्स डिजीज ट्रीटमेंट का। तो आप जैसे बता रहे कि हम चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगते हैं, आसपास के लोगों को बतानी पड़ती हैं कि इनके बारे में ज़्यादा इनकी बातों को लाइट नहीं लाने। तो जिस इंसान को अल्जाइमर्स हुआ है, जब उसे पता चलता है कि उसे इस तरह की भूलने की बीमारी हो रही है, उसके आसपास उसको इस तरह की चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, लोग थोड़ा अलग बिहेव करने लगते हैं, तो उसका मेंटली उन पर क्या असर पड़ता है, उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता है इस चीज़ का? मैम अल्जाइमर्स में आदमी की खुद की इंसाइट चली जाती है, तो उसे एहसास ही नहीं होता कि वो भूल रहा है। तो उसे क्या होता है, जैसे आपने आज सिखाया कि आप भूल रहे हो या आप ये गलती कर रहे हो, वो कल तक यही भूल जाता है कि वो गलती कर रहा है या आपने क्या सिखाया था। पर क्योंकि वो भूल जाता है तो वो मिसरिप्रेजेंट करने लगता है। उसे मान लो कमरे में कोई दिख रहा है तो वो सोचता है कि ये रियल है। अगर उसने अपनी वाइफ को कोई और लेडी समझ लिया तो वो उससे वैसे बिहेव करने लगेगा। अच्छा। अपने सन को अपना मामा समझ सकता है। तो उससे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कनेक्ट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है उसके बिहेवियर में। वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो कुछ और समझ लेता है, या उसकी जो पुरानी परेशानियां हैं वो उसके दिमाग में आ जाती हैं। किसी को बैंक से कोई इशू है, किसी को इनकम टैक्स से कोई इशू है, तो फिर वो उसी के अंदर लगा रहता है। तो इंटरपर्सनली इट कैन बी अ वेरी डिफिकल्ट डिजीज टू हैंडल। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हमने बात की इलाज के बारे में कि कैसे स्पेशल केयर कर सकते हैं, तो जिस इंसान को अल्जाइमर्स हो रखा है उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं? शुरू में अल्जाइमर्स इज ओनली अ मेंटल डिजीज, इट्स नॉट अ फिजिकल डिजीज। नॉर्मली अल्जाइमर्स में बॉडी में कोई चेंज नहीं आता और वो एक आम आदमी जैसा ही दिखाई देता है जब तक हमें उसकी मेमोरी लॉस के बारे में समझ में नहीं आता। पर जब डिजीज बढ़ती जाती है तो अल्जाइमर्स के लोग अपना सेल्फ केयर करना बंद कर देते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं रखते। तो फिर बॉडी लूज होने लगती है, धीरे धीरे मास लॉस होने लगता है क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती। तो फिर धीरे धीरे फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट इसका रीजन समझ में नहीं आता है कि इसके कारण क्या है। कई लोग कहते हैं कि अगर घर परिवार में किसी को हुआ है ये पहले से, तो हो सकता है आगे फैमिली हिस्ट्री रही है अल्जाइमर्स की तो उनको हो सके। तो एग्जैक्टली कारण क्या है अल्जाइमर्स होने के? देखिए, अल्जाइमर्स कॉमनली एक स्पोरेडिक डिजीज होता है, मतलब उम्र के साथ बढ़ते ब्रेन पे जो चेंजेस आते हैं उसकी डिजेनरेशन से अल्जाइमर्स होता है। पर कुछ लोगों को अल्जाइमर्स कैन बी अ जेनेटिक डिजीज ऑल्सो। तो ApoE4 करके एक एलील होता है जो प्री सेनेलिन 1 और 2 जीन्स को कोड करता है, जिनसे अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स हो सकता है। समय से पहले अल्जाइमर्स हो सकता है और उसकी हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। पर इसके बहुत सारे और एसोसिएशंस हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग ओबीज हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब लोगों का अल्जाइमर्स होने का रिस्क सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है नॉर्मल पॉपुलेशन से। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना जेनेटिक रिस्क तो बदल नहीं सकते, पर ये सारी चीज़ों को बेटर मैनेज करके हम अपना डिमेंशिया का जो रिस्क है अल्जाइमर्स का उसे कम कर सकते हैं। AI से अल्जाइमर्स का पहले ही पता लगाया जा सकता है, ऐसा एक रिसर्च भी बोली गई है कि AI जो है अल्जाइमर्स के जो पेशेंट्स हैं उनके दिमाग को पढ़ करके पहले ही पता लगा सकता है कि इन्हें आगे चल करके अल्जाइमर्स होने वाला है या चांसेस हैं होने के। तो सच बात है इसमें, क्या AI से पता लगाया जा सकता है अल्जाइमर्स के बारे में? AI आजकल प्रेडिक्टिव मॉडलिंग कर रही है कि अगर एक आदमी की मेमोरी इस तरह से चल रही है या उसके टेस्ट रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं या उसके ब्रेन के MRI को मैं सीरियली इवैल्यूएट करूं तो मैं समझ सकता हूं कि कब ये उस लेवल पे पहुंचेगा।
तो आज एआई की प्रेडिक्टिव मॉडलिंग इतनी अच्छी नहीं है कि हम पॉपुलेशन में अल्जाइमर्स रिस्क पता लगा सकें, पर कल को ये एक्चुअली ऐसे होने वाली है कि हम लोगों के सिम्टम्स डालें, फिर 6 महीने बाद फिर डालें, फिर 6 महीने बाद फिर डालें, या आज का एमआरआई डालें, फिर 1 साल बाद का एमआरआई डालें, तो हम मॉडल करके उसकी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अभी कुछ देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे स्ट्रोक के बारे में। आपने बताया कि स्ट्रोक की वजह से भी जो डिमेंशिया अल्जाइमर्स है वो प्रभावित हो सकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रोक मतलब ब्रेन के ब्लड सप्लाई की रुकावट, जिससे ब्रेन में डैमेज हो जाती है। तो अगर स्ट्रोक से भी डैमेज होगी और न्यूरोडिजेनरेशन से भी डैमेज होगी तो वो 2 और 2 5 हो जाएंगे। इसका मतलब स्ट्रोक डिजीज को सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेट कर सकता है। दूसरा, अगर ब्रेन में मल्टीपल स्ट्रोक्स हो जाएंगे तो ब्रेन का जो सब्सटेंस है वो डैमेज हो जाएगा। तो स्ट्रोक इटसेल्फ कैन लीड टू अ डिमेंशिया कॉल्ड वैस्कुलर डिमेंशिया, मतलब ब्लड सप्लाई की इम्पेयरमेंट से जनरेट हुआ डिमेंशिया, जैसे हम वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, वो भी इंडिया में बहुत कॉमन है। तो आपने स्ट्रोक से रिलेटेड चीज़ें बताई, आपने बताया टेस्ट वगैरह की भी हम लोगों ने बात की, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट, और कई लोग कहते हैं शायद ब्लड टेस्ट से भी अल्जाइमर्स का पता लगाया जा सकता है, तो वो कौन से टेस्ट हैं जिससे हम अल्जाइमर्स का पता लगा सकते हैं और उसमें ब्लड टेस्ट कहीं स्टैंड होता है या नहीं? देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है इमेजिंग, ब्रेन का स्कैन करना, जिसमें हम 3 तरह के स्कैन कर सकते हैं। एमआरआई कर सकते हैं, और एमआरआई अल्जाइमर्स में नॉर्मल हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, ब्रेन का पेट स्कैन कर सकते हैं, जो अल्जाइमर्स के रीजन्स हैं, जिसे हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं, वहां पर ब्लड फ्लो कम है, ये देख सकते हैं। तीसरी चीज, हम एमेलॉइड स्कैन कर सकते हैं। हमने बात की थी कि एमेलॉइड बीटा की डिपोजिशन से अल्जाइमर्स होता है, तो नए स्कैन्स आ रहे हैं जो उस चीज को स्पेसिफिकली स्कैन कर पाएंगे। फिर हम ब्लड में एमेलॉइड बीटा का लेवल कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे हम बायोमार्कर बोलते हैं। पर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम ब्लड टेस्ट इसलिए भी करते हैं कि कोई और चीज तो अल्जाइमर जैसी नहीं है। जैसे थायराइड ज्यादा हो, कोई और चीज अल्जाइमर जैसे जैसे थायराइड किसी को बहुत ज्यादा हो तो हार्मोनल डेफिशिएंसी से डिमेंशिया हो सकता है। ठीक है। किसी को विटामिन B12 की कमी है, तो विटामिन B12 या B1 की कमी से भी डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। किसी को ब्रेन में कोई ट्यूमर है तो वो भी डिमेंशिया जैसा कर सकता है। कभी कभी ब्रेन में छोटा सा हेमरेज भी ये कर सकता है। तो जब हम अल्जाइमर्स, सस्पेक्टेड अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को टेस्ट करते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि इनमें से किन चीज़ों को हम करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो B12 डिफिशिएंसी है तो वो विटामिन देने से ही ठीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं रिवर्सिबल डिमेंशिया। ये दिखते तो अल्जाइमर्स जैसे हैं पर ये रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग अल्जाइमर्स तो पता लगाती ही है, पर क्योंकि वो नॉर्मल हो सकती है अल्जाइमर्स में, वो रिवर्सिबल डिमेंशियाज को पता लगाती है जिनको हम ठीक कर सकें। ओके, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में आपने तो काफ़ी अच्छे से बता दिया कि अब इस एस्पेक्ट पे भी बात कर सकते हैं हम लोग कि कितनी खतरनाक है ये अल्जाइमर डिजीज़, मतलब कितना सीरियस हमारे बॉडी के लिए। और आपने अभी तक आई थिंक बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया होगा जिनको ये बीमारी होगी, तो कोई ऐसा पेशेंट अभी तक आपके हिस्ट्री में, आपके करियर में मिला हो जिसका जब आपने कंडीशन देखी तो लगा ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, ताकि हमारी ऑडियंस भी उस चीज़ को पहले ही मतलब प्रेडिक्ट कर सके, ऐसा अगर हो रहा है तो हाँ ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। देखिए, एडवांस स्टेजेस में जो डिमेंशिया, जब अल्जाइमर्स होता है तो लोग अपनी सेल्फ केयर भूल जाते हैं। उनकी बॉडी का मास्क हो जाता है, वो अपना ध्यान भी रख नहीं सकते। उनको टॉयलेट ले जाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए भी किसी आदमी की जरूरत पड़ती है। तो सोचे इतना सीरियस ये बीमारी हो सकती है कि आदमी कंप्लीटली किसी और पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो दैट इज हाउ सीरियस इट इज। कोई पेशेंट जिसके बारे में आप बताना चाहें? देखिए, हमारे पास बहुत तरह के पेशेंट्स हैं अल्जाइमर्स के। कुछ लोग जो अर्ली स्टेजेस में आए, तो जब भी आदमी अर्ली स्टेज में किसी बीमारी में आता है तो इलाज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तो एक जेंटलमैन अभी हमारे पास आए थे जिनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी थी। हमने विटामिन B12 के 5 इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गए। अच्छा। एक और लेडी थी जिसको थायराइड डेफिशिएंसी थी, हाशिमोटोस थायराइडाइटिस था, हमने थायराइड ठीक किया, वो ठीक हो गई। ये एक साइड की सक्सेस है। कुछ लोग अल्जाइमर्स की दवाई से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और कई साल तक बेटर रह सकते हैं। पर बहुत से लोग और अधिकतर लोग दवा से इतना रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे पास 2 पेशेंट्स हैं जिन्हें हमें इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ा क्योंकि वो अपना ध्यान रख नहीं सकते थे। मेरे फ्रेंड के खुद के फादर थे
जिनको हमने कई साल तक ट्रीट किया, शुरू में दवाई से अच्छा असर आया, मल्टीपल बिहेवियर प्रॉब्लम्स हुए उनको, जिनको हमें दवाई से कंट्रोल किया, पर एक ऐसी स्टेज आई कि वो अपना ख्याल खुद भी रख नहीं सकते थे और उस स्टेज में दवाइयाँ भी काम करना कम कर देती हैं। तो फिर हमें उन्हें केयर होम में रखा उनकी वाइफ के साथ, जहाँ पर GDAs और दूसरे लोग उनका ध्यान रखते थे, एंड ही वॉज एबल टू मेंटेन लाइक दैट फॉर 1 year और मोर एटलीस्ट। तो बहुत सारे हमारे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स को इवेंचुअली केयर होम या डिपेंडेंट केयर में जाना पड़ता है ताकि कोई उनका ख्याल रख सके। आपने जब आप इस केस के बारे में बता रहे थे, मल्टीपल बिहेवियर के बारे में बताया, तो क्या है ये टर्म? इंसान में क्या मतलब, क्या मल्टीपल, किस तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं कि पहले उसके फादर जो थे बिल्कुल चुप हो गए। अच्छा। उनका लाइफ में इंटरेस्ट ही चला गया, वो अपना गुमसुम बैठे रहते थे, ऐसे वेकेंट स्टेयर करते रहते थे, कोई डिजायर उनको नहीं था। तो हमने दवाई दी कि उनका मूड बेटर हो, उन्हें अच्छा लगे। 1 साल तक बहुत अच्छा चला, फिर उनके फादर को सस्पिशन होने लगी कि ये सब लोग मेरे पैसे लेना चाहते हैं। अच्छा। ये सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें कभी कभी लोगों को सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये सब लोग ठीक हैं, ये पेशेंट है, तो हमने ऐसा सर्टिफिकेट इशू किया। पुलिस को बताना पड़ता है कि ये ऐसा है ना, तो इसके ऊपर एक्शन मत लो आप। अच्छा। फिर तीसरी बार वो अग्रेसिव हो गए, बहुत जोर से चिल्लाने लगे, बहुत इरिटेट रहने लगे। फिर हमने उनको दवाई दी जो रिवर्स हो गई। पहले हमने दवाई दी कि उनको एक्टिव करे, फिर हमने दवाई दी उनको शांत रखे ताकि वो पीसफुली सो पाए। तो इस तरह से एक ही पेशेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स हुए, जिसे हमें ठीक करना पड़ा या कंट्रोल करना पड़ा। ओके, तो ये कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस आपने जैसे कि बताया कि लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, और आई होप हमारी ऑडियंस अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, बहुत सारे उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ऐसा हुआ होगा। एक और चीज़ जो हमारे दिमाग में इस वक्त आती है, आपने इलाज की बात की, दवाई की बात की, तो क्या कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है अल्जाइमर्स के लिए जिससे इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए मैम, वैक्सीन तो नहीं है, पर आजकल रिसर्च चल रही है इम्यूनिटी के रोल पे अल्जाइमर्स में, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अभी मार्केट में आने वाले हैं जो अल्जाइमर्स डिजीज की प्रोग्रेशन को रोकेंगे। तो अगर हम अर्ली स्टेज में जब मेमोरी लॉस है वो दवाइयाँ उनको दें तो वो एमेलॉइड की डिपोजिशन को कम करेंगे और अल्जाइमर्स को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि अल्जाइमर्स, आपने कहा जैसे कि बहुत सारे लोगों का रिवर्स भी हो गया, उन्हें इलाज से ठीक किया गया, तो कितने % चांसेस हैं कि अल्जाइमर्स ठीक हो सकता है एक एज के बाद, या क्या है इसके पीछे के लॉजिक? जो अल्जाइमर्स डिजीज है पर से वो ठीक नहीं होता, वो तो समय के साथ बढ़ता ही रहता है। ओके। पर बहुत सारी और बीमारियां अल्जाइमर्स जैसी दिख सकती हैं, जैसे विटामिन B12 की डिफिशियंसी, ब्रेन में ट्यूमर, ब्रेन में पानी ज़्यादा होना, थायराइड की डेफिशिएंसी, डिप्रेशन भी आदमी के अंदर इतना विड्रॉल ले आता है, जैसे मेरे फ्रेंड के फादर को था, कि उसका ध्यान ही नहीं रहता, वो अकेला गुमसुम बैठा है तो वो क्या याद रखेगा। तो कभी कभी डिप्रेशन को ठीक करके भी हम कुछ डिमेंशियाज को ठीक कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं डिप्रेसिव सूडो डिमेंशिया। मतलब डिमेंशिया जैसे दिखने वाला पर डिमेंशिया नहीं। पर अल्जाइमर्स डिजीज पर से ठीक नहीं होता, वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। हम उसकी रेट ऑफ प्रोग्रेशन को, उसके बढ़ने को स्लो कर सकते हैं। तो मतलब इसको रिवर्स तो एकदम ऐसे नहीं, टाइम के साथ बढ़ते ही जाता है, बट कुछ चीजों का ध्यान रख करके उसे स्लो कर सकते हैं। मतलब जो काम 3 साल में जो डिट्रेशन होनी है, उसे अगर वो 5 या 7 साल में हो जाएगी तो भी सिग्निफिकेंट फायदा देखने को मिल सकता है, फैमिली को और पेशेंट को हो जाएगा उससे। ठीक है। अगर किसी को अल्जाइमर्स हुआ है तो आसपास का एनवायरनमेंट हम कैसा बनाएं, किस चीज़ों का ध्यान रखें, कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है, उसके बारे में बताइए। बहुत वैलिड क्वेश्चन है मैम ये, क्योंकि इट्स अ फैमिली डिजीज जैसे हमने डिस्कस किया, तो उनको ये देखना है कि उसके बिहेवियरल चेंजेस से डील कैसे करें, उसकी परेशानियों को अपने साथ ना लें। सपोज किसी वाइफ के हस्बैंड को अल्जाइमर्स हो गया और उस पर शक कर रहा है या उसे बात बात के लिए गलत बोल रहा है, तो उसको ये नहीं सोचना कि मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं। उन्हें ये समझना है कि इनको अब समझ नहीं है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो उसको इंटरलाइज करेंगे तो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता कि सामने वाला इंसान जो हमारे साथ इतने सालों से अचानक इस तरह की बातें करने लगे?
बैक ऑफ द माइंड में तो चल ही रहा है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम हो गई है, बट थोड़ा बहुत तो सामने वाले को भी अफेक्ट होता ही होगा कि थोड़ा नहीं मैम, बहुत होता है। हाँ, तो वही। केयर गिवर बर्नआउट हो सकता है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जिसको आप इमोशनली देते ही रहो और उसकी सब आदतों को आप एक्सेप्ट करो और वो कुछ भी नहीं करे, तो आपके लिए कितना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो केयर गिवर्स को सपोर्ट देते हैं, वो जाके लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। फिर डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए सोशलाइजेशन, कुछ लोगों ने जैसे सेंटर्स हैं वहाँ पे वो जाके और डिमेंशिया पेशेंट के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ चाय वगैरह पी सकते हैं, तो उससे उनका मेंटल स्टेट चेंज होता है। योगा, मेडिटेशन, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस लाइफ में ला सकते हैं, कुछ गेम्स खेलना, इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करना, साइकोथेरेपी, जो दवाई के अलावा डिमेंशिया के बर्डन को कम करने में हेल्प कर सकते हैं और केयर गिवर्स को बेनिफिट दे सकते हैं। मान लीजिए केयर गिवर 8 घंटे केयर ले रहा है, अगर 2 घंटे वो पेशेंट एक सेंटर में चले जाएगा, वहाँ किसी और से एंगेज करेगा, तो उतने समय में केयर गिवर को रिलीफ मिल सकता है। आपने जैसे अभी स्पेशल केयर सेंटर की बात की, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप प्लीज ब्रीफ करिए कि क्या है ये। और हम स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए स्पेशल केयर सेंटर जैसी जो चीजें आई हैं उसके बारे में। देखिए क्या है मैम कि पहले हम सब लोग लार्ज फैमिली में रहते थे, तो लार्ज फैमिली में एक दूसरे का बर्डन शेयर करना बहुत आसान था। आज वी आर स्टेइंग मोर एंड मोर इन न्यूक्लियर फैमिलीज, 4 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने चले गए। तो अगर एक अल्जाइमर डिजीज का एल्डरली पेशेंट है तो उनके पास उसको देखने के लिए, देने के लिए समय नहीं है, या अगर वो डिपेंडेंट हो गया तो वो सर्वेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो कभी कभी ऐसे लोगों को केयर होम्स होते हैं जो डिमेंशिया की केयर के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, वहाँ पे रख के उनको सोशलाइजेशन, थेरेपी, स्किल बिल्डिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लस मेडिकेशन दी जा सकती है, जो फैमिली का बर्डन भी कम कर सकती है और पेशेंट को बेटर टेकन केयर ऑफ करा सकती है। बिकॉज द पेशेंट नीड्स टाइम, वो तो खाली है, तो उसे कोई खाली आदमी चाहिए जिसका काम ही हो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही कि जो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे आसपास के जिस तरह की जो बीमारियां पनप रही हैं, तो जॉइंट फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पर। ठीक है, आपने थेरेपी की भी बात की कि बहुत सारे लोग थेरेपीज भी करानी पड़ती हैं। क्या है थेरेपीज? अल्जाइमर्स के लिए कोई स्पेशल थेरेपी है जो करवाई जा सकती है? प्लीज। अब देखिए, एक कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। हम बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ब्रेन के सोचने के तरीके में चेंज आ रहा है, तो हमारे पास लर्न टेक्निक्स हैं जिससे हम उस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसको नए तरीके से सीखना सिखा सकते हैं। केयर गिवर को सिखा सकते हैं कि इसके साथ कैसे गेम्स खेलें, कैसे इससे इंटरेक्ट करें जो उसके मेमोरी डिक्लाइन को रोक सके। तो आजकल बहुत एम्फेसिस है 2 चीज़ों पे, एक हॉबीज़ पे, क्योंकि हॉबीज़ हमारे दिमाग को एनर्जाइज करती हैं। जैसे आप एक कंप्यूटर को रिबूट करते हो, हॉबीज़ हमारे ब्रेन को रिबूट करती हैं। और दूसरा, रिटायरमेंट के बाद या एट लेटर पार्ट इन लाइफ इंटेलेक्चुअली अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहने पे बहुत एम्फेसिस है, ताकि हमारे ब्रेन के जो ग्रे मैटर है, जो सेल्स हैं, वो उसी तेज़ी से काम करते रहें। जैसे हम बॉडी बनाने के लिए जिम में जाके डंबल्स उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉडर्न दुनिया में अपने ब्रेन के लिए एक्सरसाइज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो सर, जैसे कि अभी हम ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया, तो कौन से ऐसे ब्रेन एक्सरसाइज है जो हम कर सकते हैं ताकि अल्जाइमर्स जैसी जो बीमारी है उसको बचाया जा सके, उससे रोका जा सके? देखिए, आजकल सुडोकू करना, क्रॉसवर्ड पजल करना, क्विजेस करना, अपने ब्रेन को चैलेंज करना, ये सब एक्सरसाइजेस बहुत पॉपुलर हैं और रेडीली अवेलेबल हैं। तो ऐसी सब एक्सरसाइज को हम कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन को रिफ्रेश करता है। दूसरा, न्यू लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं अगर 70-year-old मैन स्टार्ट्स टू लर्न म्यूजिक और वो डांस सीखना चाहता है या वो कुछ और गार्डनिंग सीखता है, तो वो भी उसके ब्रेन को रिफ्रेश कर रहा है, क्योंकि गार्डनिंग सीखने के लिए उसे बहुत सारी नई लर्निंग करनी पड़ेगी। कोई ऐसी बीमारी जो अल्जाइमर्स को और ज्यादा अफेक्ट कर सकती है या बढ़ा सकती है, उसके बारे में? बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जिनके कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, स्लीप एपनिया, लैक ऑफ स्लीप। ये सारी चीज़ें जो हैं अल्जाइमर्स के रिस्क को सिग्निफिकेंटली बढ़ाती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रेन डैमेज करती हैं।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम रोक सकते हैं या बेटर मैनेज कर सकते हैं और अपना जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें भी हमारे अल्जाइमर्स होने के जो चांसेस है उसको बढ़ाती हैं। एक और इसमें फैक्टर है कि आजकल जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, हम दिन भर उसी से घिरे रहते हैं, चाहे फ़ोन हो, हमारा काम हो, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। तो टेक्नोलॉजी का कोई है कनेक्शन अल्जाइमर्स से कि या इस बीमारी से, क्या इसके बारे में आप बताना? अब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कनेक्शन हो जाएगा आने वाले समय में। आजकल एक नया टर्म बना है डिजिटल एमनेसिया, क्योंकि आज आप देखिए, पहले आप अपने फ्रेंड्स का बर्थडे याद रखते थे, आज आप याद नहीं रखते। आप बोलते हैं कि फेसबुक पे आ जाएगा तो हम विश कर देंगे। तो आपने अपनी मेमोरी को, बहुत सारे चीज़ों को, डिजिटल मीडिया को आउटसोर्स कर दिया है। तो अगर आप मेमोरी को डेवलप ही नहीं करेंगे तो वो मेमोरी ट्रेसेस आपके ब्रेन में बनेंगे ही नहीं। तो इसका ये मतलब है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं अपने बाइसेप्स को बनाने के लिए, अगर हमारे जो मेमोरी का एरिया हिप्पोकैम्पस, उसकी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो डेवलप ही नहीं होगा। अगर वो डेवलप नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जल्दी डिजेनरेट कर जाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस विल लीड टू सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ मेमोरी इन लेटर स्टेजेस। ओके, तो आपने जैसे बात की कि लोग बर्थडेज भूल जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज की डेट पूछो तो उन्हें वो भी नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग फ़ोन खोल करके उन्हें देखना पड़ता है, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गए। तो धीरे धीरे टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं अल्जाइमर्स के रिलेटेड। हम करेंगी। आप सोचिए, एक बच्चा जो है, आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें सब कुछ याद करना पड़ता था। बच्चा सब कुछ अपने सिस्टम पे देख रहा है, लैपटॉप पे देख रहा है या आईपैड पे देख रहा है, तो उसका जो मेमोरी सेंटर है वो डेवलप ही नहीं होगा, उसके हिप्पोकैम्पस की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो हमारा जितना भी ये टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो लॉन्ग टर्म में ह्यूमन ब्रेन को डल करेगा। आपको याद होगा, हम टीवी को इडियट बॉक्स बोलते थे। टीवी को इडियट बॉक्स इसलिए बोलते हैं कि टीवी में कुछ भी मेंटली स्टिमुलेटिंग नहीं होता, आप सिर्फ देखते रहते हो ना। तो वो हमारे ब्रेन को बेटर करने की जगह एक्चुअली में वर्स कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सारे कम लोगों को मतलब पता नहीं होती, और पेरेंट्स अक्सर आजकल, जैसा हमने बात भी की कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, मम्मी पापा, तो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, उन्हें फ़ोन पकड़ा देते, तो ज़्यादातर उसी की तरफ उनका ध्यान रहता है। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें आगे चलकर भी अफेक्ट होती हैं। Absolutely. इसमें लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप हमारी ऑडियंस को प्लीज़ बताइए कि अभी से हम अपनी लाइफस्टाइल में वो क्या बदलाव करें, क्या हम प्रिवेंशन पहले से करें, ताकि आगे चलकर हमें अल्जाइमर्स की जो बीमारी है वो ना हो। क्या लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करने चाहिए? देखिए, हमारी जो जेनेटिक्स भगवान ने हमें दी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, पर बहुत कुछ ऐसा है हमारे लाइफस्टाइल में जिसे हम एक्चुअली में चेंज करके बहुत मटेरियल डिफरेंस डाल सकते हैं। सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है तो अपनी दवाई टाइम से लें और उसे रेगुलरली चेक कराएं। अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल को रेगुलरली चेक कराएं और उसे कंट्रोल में रखें। स्मोकिंग नहीं करें। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन ना करें क्योंकि वो भी एक ब्रेन टॉक्सिन है। एडिक्वेट स्लीप लें। हमारी जो मेमोरी है वो स्लीप में फॉर्म होती है, तो हमारी जितनी स्लीप खराब होगी, और आजकल हम तो रात को 1-1 बजे तक रील ही देखते रहते हैं, तो वो हमें आगे जाके बहुत नुकसान करने वाली है। तो एडिक्वेट स्लीप लें। रिसर्च बताती है कि 30 मिनट्स अगर हम रोज वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक, तो वॉकिंग भी हमारे डिमेंशिया का रिस्क कम करती है। बी विटामिन लें। न्यूट्रिशियस डाइट लें जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा हों। ऑयली तला हुआ खाना कम हो। वॉलनट, आलमंड लें। दूसरा, स्ट्रेस को कम करें, अपने दिमाग पे से बर्डन हटाएं, है ना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, माइंड को रिलैक्स रखें। कुछ हॉबीज में एंगेज करें जो आपके माइंड को डिकंजेस्ट करे। अपने माइंड को इंटेलेक्चुअली चैलेंज करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स आर इंटेलेक्चुअल बींग्स। तो वो सब अगर हम कर लेंगे, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो रोजमर्रा में करेंगे, तो हमारी आज की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होगी और डिमेंशिया का रिस्क भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। आपने लाइफस्टाइल और लैक ऑफ स्लीप की भी बात की। कई लोग ऐसे होते हैं आज के टाइम में, जैसे ऑलमोस्ट अगर हम जॉब भी कर रहे हैं, शिफ्ट्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों की शिफ्ट कभी मॉर्निंग लग जाती है, कभी इवनिंग, कभी नाइट लग जाती है। तो हर महीने अगर शिफ्ट चेंज होती है तो उस हिसाब से लोगों को अपने बॉडी को ढालने में भी बहुत टाइम लगता है कि आज हमारी शिफ्ट 6 बजे है तो हम सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिए। अगले महीने हमारी शिफ्ट रात के 12 बजे लग रही है तो हम उस हिसाब से उठ रहे हैं। तो इस वजह से तो नींद अफेक्ट होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज अगर आप देना चाहें तो? देखिए, अपने फर्स्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है लाइवलीहुड के लिए, उसे पूरा करना तो पड़ेगा ही हमें।
पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्लीप के लिए, खासकर इसे हम बोलते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब होता है कि अपने माइंड को सोने के लिए प्रिपेयर करें। तो अपने माइंड को हम सोने के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? जैसे हम एक लैपटॉप को शट डाउन करते हैं, तो सोने से आधे घंटे पहले अपने दिमाग की सारी एक्टिविटी को जीरो पे लें, धीरे धीरे बंद कर दें। ये ना सोचें कि मुझे कल क्या करना है, आज ऑफिस में क्या हुआ था, वो हिसाब किताब बंद कर दें। और टेक्नोलॉजी से मतलब जो फोन का टेक्नोलॉजी को बहुत बंद कर सारे दें। लोग फोन देखते देखते हैं, किन्हीं को आदत होती है सोने से की। आधा घंटा पहले ही बंद कर दें, सब कुछ एक। और उससे क्या आपको नींद भी अच्छी आएगी और गहरी नींद आएगी। सपने वाली नींद नहीं आएगी इसमें दिमाग चल रहा है। आजकल सब लोग सोते हैं पर दिमाग चलता रहता है। सपने वाली नींद आना अच्छी बात नहीं है। सपने वाली नींद अच्छी बात है अगर वो सपने अच्छे हैं और थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं। पर अगर पूरी रात दिमाग चलता रहे और आपको सुबह उठकर रिफ्रेश ही नहीं लगे, वो लगे कि मैं नींद में भी मेरा दिमाग तो चल ही रहा था, तो फिर वो रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं है। फिर अपने रूम को कंफर्टेबल बनाएं, डिमली लाइटेड रखें, तेज लाइट्स ना रखें रूम में, प्लेजेंट स्मेल रखें, बेड प्लेजेंट हो आपका। तो उस तरह से अगर आप अपने आसपास एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आपका ब्रेन स्लीप से बेटर स्लीप ले सकता है और उसको शिफ्ट ड्यूटी से जो असर होना है वो कम हो सकता है। तो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए अल्जाइमर से रिलेटेड। बस हमारे क्वेश्चंस को रैप अप करने से पहले कुछ टिप्स जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि आगे चलकर जो अल्जाइमर्स का प्रिवेंशन है उसके लिए हम ध्यान रख सके, तो क्विक टिप्स। देखिए, आपका ब्रेन आपका सबसे वाइटल ऑर्गन है। हंसी खुशी प्यार मोहब्बत सब ब्रेन से ही आप करते हैं, सब ब्रेन में ही होता है। तो उसका खास ख्याल रखें, समय पे खाना खाएं, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नट्स, बेरी सब हों। स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल से बचें। अपनी बॉडी का ख्याल रखें, रेगुलर हेल्थ चेक कराएं ताकि अपनी बॉडी में आने वाले परेशानियों को आप रोक सकें। अननेसेसरी चिंता ना करें, स्ट्रेस ना लें, एडिक्वेट स्लीप लें और अपने माइंड को हैप्पी और स्टिमुलेटेड रखें ताकि सारी बीमारियां आपसे दूर रह सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीण। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आई होप हमारी ऑडियंस को भी जितने सवाल थे उनके अल्जाइमर से रिलेटेड वो सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सेशन भी अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।